लेट्स स्विच गियर्स। आप जी, इंडिया की जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में भी बड़ा नॉलेज रखते हैं, तो जी, उसके हवाले से बताइएगा। अभी मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, तो उससे ये जी, पता चला कि इंडिया में तकरीबन 1500 यूनिवर्सिटियां हैं और जी, इंडिया इंडिया स्पेंड्स 4.1% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन एजुकेशन, और ये जी, 2023 के फिगर्स हैं। इसी तरह जी, से पाकिस्तान के जब फिगर्स मैंने देखे तो वो था कि पाकिस्तान स्पेंड्स 1.9% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन एजुकेशन। तो जी, आप कैसे देखते हैं इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को, और क्या रिफॉर्म्स वहां लाई जा रही हैं, और किस तरह से उसको इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है? जी। देखिए, शकील साहब ऐसा है कि 1991 के पहले as far as I remember, there were only a handful of privately run institutions. Only a handful of privately run institutions in higher education. जो स्कूल एजुकेशन में चीजें अलग थी बहुत पहले से। प्राइवेटली रन इंस्टीट्यूशंस वेयर देयर एवरीवेयर। लेकिन हायर एजुकेशन वाज अ क्लोज डोमेन बिफोर 1991। 1991 के बाद क्या हुआ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज्ड कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर चीज को हम अपने सर पे लेके चलते रहे। ऊपर से 1991 के कुछ सालों के बाद जो इंडिया की जो सिविल सोसाइटी जो थी उसमें जो जो लोग जो निचला तबका था उसके एस्पिरेशंस में काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। तो government of the day, no matter which party it is, they realize that if they have to stay in power, they have to satisfy the aspirations of those communities. और इंडिया में बहुत क्लियर है that if you want to move up socially and economically, then there is only one tool that enables you to do that, which is education. आप किसी के भी पास चले जाए यहाँ पे, किसी के भी पास चले जाए, चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके घर में इस चीज को लेके अवेयरनेस है। आई एम श्योर इट इज द केस इन पाकिस्तान ऑल्सो, है ना। द वेरी फैक्ट कि पाकिस्तान में भी जो पब्लिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो है उसको देने के लिए लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है, दैट सिंपली शोज कि पाकिस्तान में भी ये अवेयरनेस है। लेकिन एक चीज इंडिया में यूनिक हो गया, वो ये है कि 1991 के बाद ना साइज ऑफ मिडिल क्लास एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग विथ एवरी पासिंग ईयर। और जैसे जैसे मिडिल क्लास का प्रोपोर्शन बढ़ता चला गया हमारी पॉपुलेशन में, वैसे वैसे मिडिल क्लास स्पेसिफिक चीजें जो है उनकी डिमांड्स जो है उनको सेटिस्फाई करना गवर्नमेंट की मजबूरी हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसमें यहाँ पे मैं अगर, हाँ, इफ आई कुड इंटरवीन, कि जी, पाकिस्तान में शायद उतनी अवेयरनेस या उतनी वैल्यू नहीं दी जाती एजुकेशन को जितनी मेरे ख्याल है इंडिया में दी जाती है। यहाँ पे जो जी, है, आप देखिए 27 मिलियन, ये पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनका फिगर था, आरिफ अलवी साहब का, कि जी, 27 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। जी, और जो गरीब लोग हैं, एक तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, फैमिली जी, प्लानिंग इज अ फेलियर इन पाकिस्तान। और हम जी, मजाक उड़ाया करते थे ईस्ट पाकिस्तान का, जो बांग्लादेश बना बाद में, हम कहते थे कि दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। और हम्म, आज अब देखिए कि उनकी जो आबादी है वो हमसे ज्यादा होते थे, अब वो हम्म। 17 करोड़ हैं और हम जो हैं 25 करोड़ के करीब करीब हैं। तो लोग हाँ, जो है ये ना, तो हाँ, यहाँ पे बच्चों को जो है ना, वो कहते हैं जी कि क्या करेंगे पढ़ा के, जॉब तो मिलना कोई नहीं। तो हुँ। इस तरह का रवैया भी काफी यहाँ पाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ये मतलब जब भी कोई सोसाइटी ना ट्रांजिशन के स्टेज में होती है, तो उसमें ये एक स्टेज आता है, जहाँ पे सोसाइटी बहुत ही डिफिटिस्ट किस्म की होती है ना? लेकिन फिर भी हर सोसाइटी की अपनी ट्रैजेक्टरी होती है, दैट इज़ व्हाई ऑल सोसाइटीज़ आर नॉट सेम, इवन या दो कुछ लेकिन, कॉमन हाँ, ट्रेट्स होती है। लेकिन डॉक्टर साहब 78 ईयर्स आर मोर देन इनफ कि ट्रांजिशन जो है वो खत्म हो जाती और हम जी। तरक्की के रास्ते पे चल पड़ते, एजुकेशन के हाँ, रास्ते पे चल पड़ते। आज भी आप देखें ना, गूगल पे आप जाके लिखें 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो हुँ। पाकिस्तान इज वेरी मच ऑन दैट लिस्ट, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, तो ये तो देखिए ऐसा है चौधरी साहब कि पाकिस्तानी स्टेट जितना डिफंक्ट स्टेट जिस सोसाइटी को लीड करेगी,
वो उस सोसाइटी का फ्यूचर क्या हो सकता है? जस्ट इमेजिन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान वुड बी क्लोज टू द जीडीपी ऑफ बॉम्बे, है ना? हम्म, और उस जीडीपी का क्लोज टू 10%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10% के आसपास में आप डिफेंस एंड एसोसिएटेड चीजों पे खर्च कर देते हैं। इंडिया में एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस वुड बी क्लोज टू 2%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2.5%, है ना? तो even though your economy is maybe one sixth or one seventh that of our economy, but still your defense budget is only one fourth or one fifth of our economy, our ऑफ defense योर, budget, of नहीं, our defense budget. अब तो फर्क ज्यादा हो गया है। हाँ, और वो आई थिंक इंडियाज इकोनॉमी इज नाउ 10 और 11 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान इकोनॉमी। तो जी, अब डिफेंस बजट का जो है ना, जो गैप है वो भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, तो जी, वो तो बिकॉज गवर्नमेंट इंडिया की इकोनॉमिक पाई का साइज इतना बड़ा हो गया कि जी। इवन दो हमारा प्रोपोर्शन छोटा है ओवरऑल इकोनॉमी का, फिर भी एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा नंबर काफी बड़ा रहता है। हम्म, पाकिस्तानी स्टेट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इंडिया से compete करने का, वरना अगर उनके लिए पॉसिबल होता तो वो 100% ऑफ द जीडीपी डिफेंस में लगा देते, हम्म, है ना? क्योंकि यहाँ बैठे बैठे हमें ये महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत डीप सीटेड हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया है, पाकिस्तानी स्टेट के अंदर। और सिविल सोसाइटी में जो पाकिस्तानी स्टेट का जो क्लाइंट सेगमेंट जो है उसके अंदर भी ये सेम चीजें हैं। अदरवाइज जो हाफिज मोहम्मद सईद और लकीउर रहमान लकवी, इस सब टाइप के लोग जो है वो पाकिस्तान में क्यों होते, है ना? हम बिहार के लोगों की पाकिस्तान के लोगों से क्या दुश्मनी है ना? या तमिलनाडु के लोगों की या हैदराबाद के लोगों की क्या दुश्मनी है कि वहां आके बम ब्लास्ट कर रहे हैं वो? बनारस में आके एलईटी के लोगों ने बम ब्लास्ट किया, क्यों किया? हमारी तो हम तो पाकिस्तान में कुछ कर नहीं रहे हैं वहां जाके। हम्म, और तो ये चीज, वो तो पाकिस्तानी स्टेट हैज बिकम कंप्लीटली डिफंक्ट। और जब एक डिफंक्ट स्टेट किसी सोसाइटी को लीड करना शुरू करती है ना, तो उस सोसाइटी की जो मोस्ट रिग्रेसिव एलिमेंट्स जो है ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस रूल के एक दो एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल द जूइश सोसाइटी, उनकी स्टेट तो थी ही नहीं, बट दे मैनेज टू नर्चर देमसेल्व्स इन अ वेरी बिग वे, है ना? इंडिया में भी अगर आप देखें तो कुछ कम्युनिटीज हैं, वो आर मार्जिनली न्यूमेरिकली वेरी स्मॉल। आप पारसीज को देखें या मारवाड़ीज को देखें, दे आर न्यूमेरिकली वेरी स्मॉल, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को बहुत हेल्दी तरीके से नर्चर किया है। आपने कहा कि पाकिस्तानी स्टेट डिफंक्ट है, तो क्या हैज इट सीज टू एग्जिस्ट? क्या किन मानों में आप यूज कर रहे हैं डिफंक्ट का जो वर्ड है? डिफंक्ट का मतलब होता है स्टेट की कुछ ऑब्लिगेशंस होती है हम्म, ना, कि you can be considered to be a living and successful state only if you are successfully delivering on those obligations, जिसमें सबसे बड़ा जो ये काम होता है जो स्टेट के जिम्मे आता है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, दैट इज द सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, है ना? पाकिस्तान में हर एक गली कूचे में, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में कुछ न हर कुछ दिनों पे ब्लास्ट होता रहता है। वन नेवर नोज कौन किसको गोली मार देगा, कौन किसको ब्लास्ट कर देगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है। दूसरा, कि पाकिस्तान में द पाकिस्तानी स्टेट ने अलाउ किया कि वहां की माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट कर दिया जाए। आज की तारीख में आपके यहाँ कुछ 2-3% माइनॉरिटीज बची है, तो उनकी लाइफ और लिबर्टी की जिम्मेवारी भी तो पाकिस्तानी स्टेट की थी ना, वो आपने खत्म कर दिया। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ योर पॉपुलेशन। तो आपके यहाँ ऐसा है, जब मैं न्यूज देखता हूँ कि छोटी से छोटी सर्जरी के लिए भी आपके यहाँ से लोग इंडिया आ जाते हैं, है ना? आ जाते थे, हाँ। जी, अब तो मे बी वीजा प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से लोग नहीं आते होंगे, बट लोग छोटी से हमारे यहाँ जैसे, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन बिहार, है ना? हम्म, लेकिन आपके यहाँ से जिस तरीके की सर्जरीज को कराने के लिए लोग इंडिया आते थे ना, हम्म। हमारे यहाँ बिहार के उस छोटे से टाउन में उस टाइप की सर्जरी हो जाती
हुँ। लोकल डॉक्टर्स कर लेते हैं, है ना? अच्छा डॉक्टर साहब आपने जो बात की ना माइनॉरिटीज़ की, जी, माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से अगर आप पूछें, तो वो हाँ, कहेंगे कि हम 2 या 3% नहीं हैं, एक्चुअली वी आर मेबी 8 टू 10% और हमें हाँ, अंडर काउंट किया जाता है इसलिए कि बहुत गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं बनाया और वो बिल्कुल मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ हैं। तो हाँ, ये भी एक इश्यू है और बहुत सारे लोग पाकिस्तानी आपको ये बताएँगे कि इतनी ज़्यादा ऑब्लिटरेशन नहीं हुई, कोई डिलिबरेट पॉलिसी नहीं थी, जिस तरह बांग्लादेश में बल्कि ज़्यादा हुई है, कि हाँ, वहाँ पे बिल्कुल, 51 हुँ, में ऑफिशियली 22% 34%, 22% 51 का हाँ, जो सेंसस हुआ, अब जो हाँ, है वहाँ पे 8% हिंदू हैं। जी, तो बिल्कुल, उतनी उतनी कमी जो है, इस लिहाज से हुँ, पाकिस्तान में नहीं हुई। तो वैसे पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू जो हैं, वो इंडिया हाँ, जाते रहे हैं, मूव करते रहे हैं। हमारे एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने कहा था 2014 में कि जी, 5,000 हिंदू हर साल इंडिया जा रहे हैं और किसी जी, गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने किसी ने उसको डिनाई नहीं किया, उनको डिस्प्यूट नहीं किया। तो ये एक जी, मसला है और पाकिस्तान के हिंदू मेरे ख्याल में माइनॉरिटीज़ ओवरऑल काफ़ी इनसिक्योर फ़ील करते हैं और हाँ, वो कोशिश ये करते हैं कि इंडिया ना जाएँ तो यूरोप में चले जाएँ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ। इस तरह का ट्रेंड डेफ़िनिटली मौजूद है और मुसलमानों में भी मौजूद है कि इकोनॉमिक सिचुएशन हाँ, जो है और बहुत सारे आपको पता है नौजवान हमारे जो हैं, वो यूरोप के समुद्रों में मेडिटेरेनियन सी में डूबे भी हैं। वो जी, इतने जी, जी, डेस्परेट हैं कि वो जाना चाहते हैं हर हाल में मुल्क से बाहर। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट ने उस पे इतनी तवज्जो नहीं दी कि भाई इसका रूट काज क्या है। वो कहते हैं ये जो ट्रैवल एजेंट्स है ना इन पे क्रैक डाउन कर दो। भाई जो डीप एग्ज़ैक्टली, डाउन जो डीपर कॉज है उसका उस पे भी तो जी, जाओ कि जी, इतनी ये डेस्परेशन है क्यों? जी। जी, ये भी तो दैट इज़ ऑल्सो येट अनदर एग्ज़ाम्पल ऑफ द फेलियर ऑफ पाकिस्तानी स्टेट कि हम्म जो लोगों को के लाइवलीहुड प्रोवाइड करना या हम्म एटलीस्ट लोग अपने लाइवलीहुड्स हुड को परस्यू कर सके वो माहौल कायम रखना, ये स्टेट की ज़िम्मेवारी होती है। तो स्टेट ने ये काम भी पाकिस्तान में नहीं किया। तो एज़ फार एज़ आई नो जहाँ तक मैंने पढ़ा है पाकिस्तान की स्टेट ने अराउंड कुछ 10-20 हजार फैमिलीज को बेनिफिट पहुंचाने के अलावा और कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं किया है पाकिस्तान में. Those 10-20,000 families have been the largest beneficiaries of Pakistan. So Pakistan is a great place to be in if you are very rich, if you come from those 10-20,000 families, then everything in the state will bend to accommodate you. लेकिन if that's not the case, then you are in big trouble. Even if you are rich, Danish Kanaria is a state in point. हम्म हम्म कि एक रिच आदमी उसकी क्या हालत हो गई बिल्कुल क्रिकेटर था तो वो पुअर तो नहीं रहा होगा हम्म बट जस्ट लुक एट हिम हम्म है ना तो दैट इज येट अनदर फेलियर ऑफ पाकिस्तानी स्टेट एंड सेकेंडली आप ऐसे सोचें कि till about 20-30 years ago the economic prospects of Pakistan and India were more or less same till about 30 years ago, right? So Pakistan on many ways enjoyed better economic prospects than India till about 88, 90, 91 तक. जी डॉक्टर साहब और मुझे याद है कि 80 रुपए पाकिस्तान के इंडिया के 100 के बराबर होते थे जी, और अब जो है इंडिया का 1 रुपया जो है वो 3.3 3.4 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। जी. और वो भी तब when government of India is actively trying to not allow the rupee to appreciate. जबकि आपके यहाँ आपकी गवर्नमेंट में इशाक डार ने आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को दिल खोल के लुटाया in order to make sure that the rupee remains strong. है ना? तो अगर ये चीज नहीं किया गया होता तो शायद इंडियन रुपी वुड हैव बीन इक्वल टू 4-5 रुपीज ऑफ पाकिस्तान. हम्म। हाउएवर दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो जो इंडिया में उसकी वजह से क्या हुआ ना चौधरी साहब की जो अब तो सिविल सोसाइटी. अब तो सर अब तो सर टका जो है बांग्लादेश का टका वो भी हाँ, पाकिस्तानी रुपए से आगे निकल गया है। हाँ, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. बांग्लादेश जो है ना वो अंदर से ना बिल्कुल खोखला स्टेट है. ये- पाकिस्तान हैज लॉट मोर रीढ़ की हड्डी देन बांग्लादेश. है ना? व्हाई डू यू से दैट?
एटलीस्ट पाकिस्तान चाहे जिस लड़खड़ाता हुआ ही सही, डगमगाता हुआ ही सही, खड़ा होने की कोशिश तो करता है ना। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई गली की भीड़ तो उसके गद्दी से उतार नहीं सकती है। हुँ, हुँ, मिलिट्री उतार सकती है, गली की भीड़ तो नहीं उतार सकती है। हुँ, आप बांग्लादेश में सोचिए कि गली की भीड़ ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को गद्दी से उतार दिया, हुँ, हुँ, है ना? तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इट इज। और जो आपने कहा ना कि बांग्लादेश का पॉपुलेशन इज क्लोज टू 17 करोड़, दैट्स नॉट ट्रू। हुँ। 5 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। 5 करोड़ हैं या 2 करोड़ हैं? मैंने 2 करोड़ का फिगर सुना था। नहीं नहीं, 5 करोड़ है। तो उनको हुँ। अगर आप ऐड कर दें तो मोर और लेस आपकी और बांग्लादेशियों की पॉपुलेशन इज बाय एंड लार्ज द सेम। अच्छा, व्हाट अबाउट देयर एक्सपोर्ट्स? के उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हैं और फिर वहाँ हाँ पे जो है ना फीमेल एम्पावरमेंट वो भी हाँ पाकिस्तान से ज़्यादा हुई है। एजुकेशन में हाँ भी वो पाकिस्तान से आगे हैं, लिटरेसी में आगे हैं। हाँ, ये सब देखिए, ये सब ना अब कमिंग टू एक्सपोर्ट्स की बात है, तो आप बांग्लादेश के एक्सपोर्ट के बारे में जानिए कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कब से राइज करना शुरू हुआ और क्यों। हुँ, इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक कॉल लिया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट दे वुड अलाउ बांग्लादेशी गारमेंट्स इंडस्ट्री टू फ्लरिश even at the cost of the garments industry in India, because government of India wanted to give an olive branch to Sheikh Hasina कि आप अपने जड़ों को मजबूत कर लो अपनी कंट्री में। तो एट द कॉस्ट ऑफ वीकनिंग द टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट सेक्टर इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया बांग्लादेश को अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए। दूसरी बात, बांग्लादेश को जब कॉटन की जरूरत पड़ती थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट कॉटन टू बांग्लादेश ऑन वेरी फेवरेबल प्राइसेस। पाकिस्तान को हमने ये देना बहुत पहले बंद कर दिया था, है ना? तो बांग्लादेश को रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलता था। थर्ड ये था कि बांग्लादेश यूज टू गेट वेरी चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया, हुँ, हुँ, राइट? तो आपके एक्सपोर्ट्स, गारमेंट्स जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? नंबर वन, चीप रॉ मटेरियल, चीप एनर्जी एंड चीप ह्यूमन रिसोर्स। और इंडिया की ही कंपनियों ने बहुत बड़े स्केल में बांग्लादेश में जाके इन्वेस्ट किया था। पाकिस्तान की भी कंपनियों ने किया था, पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स ने भी बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया था, है ना? तो इन लोगों की वजह से एक स्पेसिफिक सेक्टर में बांग्लादेश की का एक्सपोर्ट्स ग्रो हुआ, सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। बांग्लादेश इज अ वन ट्रिक पोनी। बांग्लादेश की इकोनॉमी से अगर आप टेक्सटाइल्स को माइनस कर दें तो उनका उनका एक्सपोर्ट क्या है? इट वुड बी लेस देन द एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुँ, हुँ, है ना? तो जो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक सक्सेस जो दिखता है ना, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल इल्यूजन, है ना? क्रिएटेड बाय द क्वर्क्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। हाँ, ये बात जरूर है कि बांग्लादेश में फीमेल एम्पावरमेंट कंपेयर टू पाकिस्तान कहीं ज्यादा हुआ है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बांग्लादेश में जो जो वहाँ की सोसाइटी जो है ना, आप देखिए, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। मुस्लिम बनने के पहले बांग्लादेशीज क्या थे? हुँ, बंगाली हिंदूज थे, है ना? और बंगाली हिंदू फैमिलीज में आप जाएंगे तो जो हिंदुइज्म के अंदर एक सेक्ट होता है जिसको कहते हैं शाक्त ट्रेडिशन। शाक्त ट्रेडिशन उन लोगों का होता है दोज हु वर्शिप द मदर गॉडेस, है ना? एक होता है वैष्णव ट्रेडिशन, एक होता है शैव ट्रेडिशन। वैष्णव ट्रेडिशन वो होता है जो विष्णु को वर्शिप करते हैं। शैव वो होता है जो शिवा को वर्शिप करते हैं। तो पूरे के पूरे बंगाल रीजन में जो लड़कियां जो है उनका ओवरऑल सोशिएटल प्रेजेंस एंड सोशिएटल पोजीशन उनकी बेटर थी कंपेयर टू मेन और कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो हुँ, हुँ, और बांग्लादेश मुस्लिम बना ही कब है? 15-16 सेंचुरी में तो मुस्लिम बना है बांग्लादेश, हुँ, है हुँ, ना? वो बहुत पुरानी बात तो है नहीं बांग्लादेश के मुस्लिम बनने की बात, है ना? तो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सब वही 15-16 सेंचुरी में जो है वो मुस्लिम बने थे। तो उनकी प्री मुस्लिम
जो एडवांटेजेस जो थे, दे हैव कैरिड दोज एडवांटेजेस विद देम इवन व्हेन दे बिकेम मुस्लिम्स। और आप ये सोचिए कि किसी भी दूसरे ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, किसी भी दूसरे इस्लामिक कंट्री में आपको ये ट्रेड्स नहीं दिखेगा। ये चीज आपको इन मेनी वेज इसमें भी, इंडोनेशिया में भी दिखेगी, है ना, फीमेल एम्पावरमेंट। लेकिन टू द वेस्ट ऑफ इंडिया वो चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम द शाक ट्रेडिशन। जो उनका जो जो जोन ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन जो होता है किसी भी कल्चर का, उसके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कल्चर्स आती हैं। तो जो वेस्ट ऑफ इंडिया इज फार अवे फ्रॉम दैट स्ट्रीम, तो उसका इफेक्ट दिखता है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग हायरार्कीज इन द सोसाइटी। तो ये बांग्लादेश का एक अचीवमेंट है, नो डाउट। लेकिन बांग्लादेश इज अ वेरी वेरी फ्रेजाइल कंट्री, वेरी वेरी फ्रेजाइल स्टेट। अगर इंडिया थोड़ा सा उनको लेके और ज्यादा सख्त हो जाए ना, तो बांग्लादेश बिल्कुल जो है वो घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन इंडिया शुड नॉट डू दैट, इंडिया डज नॉट डू दैट, बिकॉज दैट इज नॉट गुड स्टेट क्राफ्ट। आप किसी सोसाइटी को उसके घुटनों पे लाके मोमेंटरली विक्टोरियस होने का एक फॉल्स सेंस ऑफ जॉय महसूस कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन यू ओनली एंड अप मेकिंग दैट सोसाइटी अ परमानेंट एनिमी ऑफ योर्स। और अच्छा हम डॉक्टर जी साहब, जो वाटर इशू है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, वो एक जी स्टेज पे कुछ रिजॉल्व भी हो गया था, अब सुना है दोबारा वो रीसर्फेस हो गया है, क्या है वो? देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश इज अ लोअर रिपेरियन स्टेट, है ना। हम्म। और बांग्लादेश में जितनी भी रिवर्स जाती है ना, दोज आर वेरी माइटी रिवर्स, जिनसे ईस्टर्न इंडिया में बहुत एक्सटेंसिव फ्लडिंग होती है ना। बंगाल और बिहार में जो फ्लडिंग जो है वो उन्हीं रिवर्स की वजह से है जो बांग्लादेश में जाती है, और हम्म। असम में भी, है ना। तो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, these two Indian rivers, they enter into Bangladesh, and they are called uh, Padma and something, one more name is there. तो ये जो है समवेयर अराउंड 1970s बिहार में और बंगाल में फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फरक्का बराज बनाया था बिहार में, है ना। उसने न सिर्फ बिहार में फ्लडिंग को कंट्रोल किया, बांग्लादेश में भी फ्लडिंग को कंट्रोल किया। जोग्राफिकली स्पीकिंग बांग्लादेश इज अ फ्लड प्लेन, है ना। सुंदरबंस उससे ज्यादा दूर थोड़ी है। तो जोग्राफिकली स्पीकिंग बांग्लादेश इज अ फ्लड प्लेन, इसीलिए आज भी हर साल बांग्लादेश में फ्लड आता है। जब कभी भी थोड़ी थोड़ी सी भी अधिक बारिश हो जाए तो बांग्लादेश में फ्लड होना बिल्कुल तय है, होना ही होना है। तो उसको जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो ये बनाया, बराज बनाया, तो वो रिलीफ बांग्लादेश को भी हुआ। लेकिन साथ में बांग्लादेश के अंदर एक फियर साइकोसिस का भी जो है वो जन्म हुआ। बांग्लादेश को ये लगने लगा कि नाउ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंडिया, है ना। उनके अंदर का वो डर जो था, इट स्टार्टेड ओवर पावरिंग द बेनिफिट्स दैट दे वेर सी। लेकिन जैसे जैसे शेख हसीना का पॉलिटिकल क्लाउट बढ़ता गया बांग्लादेश में, वैसे वैसे बांग्लादेशी स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनिमी स्टेट की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया, एंड इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड गिविंग वेरी वेरी बेनिफिशियल ट्रीटमेंट टू बांग्लादेश। बांग्लादेश अपने चीजों के एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट्स ऑफ इंडिया को यूज करता था, है ना। बांग्लादेश को, बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को इंडियन बैंक से क्रेडिट मिलता था। तो बहुत सारी एडवांटेजेस थी बांग्लादेश को। लेकिन अब जो वो पानी पानी के साथ क्या होता है कि ये बहुत फास्ट मूविंग रिवर्स है ना। और इनका जो है वो पानी का फ्लो परमानेंटली सेम नहीं होता है। प्लस आप जो भी डैम बनाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें सिल्टिंग होता है। सिल्टिंग की वजह से पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगेन वो प्रॉब्लम फिर से चालू हो जाता है कि फ्लडिंग की प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से डिसाइड किया है कि हम ना सिर्फ फरक्का बैराज को डीसिल्टिंग करेंगे, बल्कि
अ, वो असम रूट में भी एक हम ये बनाएंगे, डैम बनाएंगे टू कंट्रोल द फ्लडिंग ऑफ अस इन असम। तो अगेन बांग्लादेश को ये डर लगने लगा है कि इंडिया विल डिप्राइव अस ऑफ वाटर। इवन दो बांग्लादेश को जिस समय बांग्लादेश ने बिल्कुल एक एनिमी स्टेट की तरह बिहेव किया टुवर्ड्स इंडिया, आफ्टर मुजीबुर रहमान के पावर में आने के 1-2 साल के बाद, मुजीबुर रहमान का बिहेवियर वाज आल्सो नॉट वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया, है ना? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू years, months of his stay in power, मुजीबुर रहमान was not very friendly towards India. उनके पास ऑप्शंस ज्यादा नहीं थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे, है ना? लेकिन मुजीबुर रहमान के डिमाइज के बाद जो बांग्लादेश में जो भी पॉलिटिकल पावर आया, ऑल द वे अप टू वो जो मिलिट्री डिक्टेटर जो थे, एजाज या समथिंग लाइक दैट उनका जो नाम था, है ना? तो जो जिनकी जातीय पार्टी है बांग्लादेश में आज की तारीख में, है ना? जिया रह, जिया। नहीं, जिया तो तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। जिया की तो विडो जो है, शी इज बेगम खालिदा खालदा। जिया, जी जी। राइट? तो हम्म। लेकिन जो वो जो थे, जो बांग्लादेश के डिक्टेटर जो हुआ करते थे, लास्ट डिक्टेटर ऑफ बांग्लादेश, जी, जनरल इरशाद की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, है हम्म। ना? ऑल द वे अप टू 1980 1990 तक में वही पावर में थे। उन्हीं जनरल इरशाद को पावर से हटाने के लिए बेगम खालिदा जिया और जो मुजीबुर रहमान की बेटी ने हाथ मिलाया था, है हसीना ना? ने। हाँ, शेख हसीना ने। तो शेख हसीना उस टाइम पे लंदन में रहती थी और वो बांग्लादेश आई और उन्होंने खालिदा जिया के साथ हाथ मिलाया और मुजीबुर इसके जनरल इरशाद के, हुसैन मोहम्मद इरशाद, एचएम इरशाद, ये हम्म। उनका नाम हुआ करता था। तो वो जो है उनके अगेंस्ट इन दोनों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और इरशाद की पार्टी इलेक्शन हार गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ये होता है कि जब भी जनरल्स पावर में आते हैं ना, तो उनके सर पे एक भूत सवार हो जाता है डेमोक्रेट बनने का। वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं उसके बाद, पता नहीं क्यों, है ना? वो आते हैं मिलिट्री रूट से, पर यहाँ पे इलेक्शन जीतने की कोशिश करने लगते हैं। बांग्लादेश में भी ये हुआ। तो इरशाद के इलेक्शन हारने के बाद ही जो है वो खालिदा और शेख हसीना का दौर चालू हुआ था वहां पे। तो जैसे जैसे इसका, और इंसिडेंटली खालिदा फैमिली वाज गुड फ्रेंड्स विथ लेट प्रणब मुखर्जी, राइट? तो हम्म। द लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रणब मुखर्जी जब तक, when he was alive and when he was in power, he used to enjoy some kind of influence over खालिदा। लेकिन जैसे जैसे इनका शेख हसीना अपने पावर में मजबूत होती गई बांग्लादेश में, वैसे वैसे इंडिया का स्टांस भी बदलता गया बांग्लादेश के लिए, और इंडिया बिकेम मोर एंड मोर फ्रेंडलियर टुवर्ड्स बांग्लादेश, हम्म। जिसकी वजह से बांग्लादेश को काफी एक फेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिला एंड मार्केट ऑफ इंडिया वाज ओपन टू बांग्लादेश। आज भी जो, अगर आप इसमें जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के मार्केट्स में अगर आप जाते हैं, तो मेड इन बांग्लादेश खाने पीने की चीजें आपको दिखेंगी। इज इट सो डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मेक बिस्किट्स? है ना? इट इज नॉट। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड बांग्लादेशी फूड प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इन इंडिया, राइट? विदाउट हैविंग एनीथिंग ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। बांग्लादेश को ये एडवांटेज मिला, जिसकी वजह से वो ये चीजें बदलती चली गई। लेकिन फिर जैसे बांग्लादेश ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, वैसे ही यहाँ पे इंडिया ने भी अपने रुख को चेंज कर लिया। तो अब बांग्लादेश को फिर से डर लगने लगा अच्छा, अब है। क्या सूरत हाल है कि बांग्लादेशी जो हैं उनको मेडिकल वीजा अब नहीं मिलता? व्हाट अबाउट द मिलता स्टूडेंट है, वीजा? कम नंबर्स में मिलता है, हम्म। लेकिन मिलता है ना? हम्म। कलकत्ता के हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे या गुवाहाटी के हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो बांग्लादेशी पेशेंट्स आज भी होते हैं सर। हम्म। और नेबरिंग कंट्रीज के कहां कहां से स्टूडेंट्स आके इंडिया में पढ़ते हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान,
आपको इंडोनेशिया से स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए, अफगानिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, हुँ, ना ईरान के भी स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया में, यमन के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, हुँ, और सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब रीजन्स के स्टूडेंट्स होते हैं हुँ। इंडिया में। अच्छा, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे ब्रीफली बताइएगा, फिर वी विल कंक्लूड द शो। जी, एजुकेशन रिफॉर्म्स में क्या हुआ सर यहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि टिल अबाउट 1991 ये कंप्लीटली स्टेट ड्रिवन था, हुँ, हुँ, और जो एजुकेशन का बेसिक मकसद जो था वो एग्जाम पास करना था, हुँ, हुँ, है ना? एसेंशियली चीजें पूरी तरीके से बदल नहीं गई हैं, बट दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन। 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया एजुकेशन में, है ना? और हायर एजुकेशन में, और एजुकेशन के गोल को चेंज कर दिया गया, फ्रॉम बीइंग प्योरली ड्रिवन टुवर्ड्स इक्विपिंग यू विद स्किल्स टू पास गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपके अंदर मार्केट फ्रेंडली स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये किया गया। आज की तारीख में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, उनमें बहुत मेजर पुश है स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन का, है ना? हुँ, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनका सोल ऑब्जेक्टिव होता है स्किलिंग। जैसे एक कोर्स है इंडिया में जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, बी वॉक, हुँ, है हुँ, ना? उसमें आप कैसे चीजों की पढ़ाई करते हैं, तो कारपेंटरी की, या खाना बनाने की, प्लम्बिंग की, इन सब में आपको बैचलर्स की डिग्री मिल सकती है, और इलेक्ट्रिशियन की, बकरी पालने की, मुर्गी पालने की, इन सब चीजों में आपको डिग्री मिल सकती है। और उसमें आपको क्लास भी जाना नहीं पड़ता है, बहुत कम, 10%, 15%, नॉट मोर देन 20% ऑफ द टाइम इज स्पेंट इन क्लासरूम, 80% इज प्रैक्टिकल टाइम। हुँ, हुँ, तो एजुकेशन जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है इंडिया में, टू मेक इट वेरी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स मार्केट। तो इट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, हुँ, लेकिन जैसे जैसे जो मार्केट का एक्सपेंशन होगा इंडिया में, और जैसे जैसे इंडिया में जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाएंगी, वैसे, और इंटीग्रेशन मार्केट के साथ होता जाएगा एजुकेशन सेक्टर का। आज की तारीख में आप देखिए कोई भी इनिशिएटिव, इवन आप जस्ट इमेजिन, सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया में ने लॉन्च किया, है ना? सेमीकंडक्टर मिशन के लिए चैप्टर्स इंडिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशंस में खोले गए, अराउंड 100 यूनिवर्सिटीज में उनके चैप्टर्स हैं। सिमिलरली नेशनल रोबोटिक्स मिशन, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ हमारी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन है, फार्मा इंडस्ट्री का है, हुँ, आईटी का तो है ही, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत फंडामेंटली एजुकेशन, हायर एजुकेशन लैंडस्केप को इंडिया में बदल रही हैं, और एक और चीज हो रही है जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अब ना इंडिया में आप देख सकते हैं कि इन इंक्रीजिंग नंबर्स ऐसे फैकल्टी मेंबर्स जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज में रहते थे, कुछ और काम वहां किया करते थे या पढ़ाते थे, पर अब वो इंडिया में वापस आ गए हैं और इंडिया में पढ़ाते हैं, इंडिया इंडिया में एकेडमिक्स से जुड़े हुए हैं, और इन लोगों का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे इनका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो एक बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट चल रहा है इंडिया के एजुकेशन में। इट इज नॉट अ परफेक्ट थिंग, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का वो एक्सपर्टीज उसके अंदर नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन फिर भी द वर्ल्ड इज नेवर परफेक्ट, यू हैव टू मैनेज विथ व्हाट यू हैव। तो अच्छा डॉक्टर हमारे, साहब, जी, डॉक्टर साहब पिछले दिनों मैं इकोनॉमिस्ट में देख रहा था, तो जी, इंडिया की उन्होंने कहा कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन जी, इनोवेशन इनोवेशन हाँ, नहीं है। इसको हाँ, कैसे देखते हैं आप कि नई मेडिसिन जो हैं वो हाँ, इंडिया से नहीं आ रही? हाँ, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको डॉक्टर साहब, आप अगर
15 साल पहले के जो हार्डवेयर इंडस्ट्री में या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अगर आप चाइना को देखते तो क्या वहां से इनोवेशन आ रही थी? हुँ। नहीं आ रही थी ना। हार्डली को, यस। हुँ, है ना, तो कोई भी इंडस्ट्री ना इनोवेशन लाने के पहले पहले उसको फिनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल मसल गेन करना होता है। हुँ, इट हुँ, दीज इंडस्ट्रीज आर नॉट नेटिव टू इंडिया। हमने तो सीखा है ना किसी और से। तो हम उनकी पूरी सप्लाई चेन को जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, जो कोविड के टाइम में इंडिया ने अपना एक डोमेस्टिक ये भी बनाया था, वैक्सीन बनाया था। एक तो ऑक्सफोर्ड से आया था और दूसरा इंडिया का एक अपना भी वैक्सीन था, है ना। तो वो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज। ये कंप्लीटली ये बात सही नहीं है, लेकिन हाँ सही है। बट इट इज चेंजिंग एंड चेंजिंग इन अ बिग वे। आप देखिएगा आज से 10-15 साल बाद ड्रग डिस्कवरी इंडिया में बहुत बड़े रूप में चालू होगी। ऐसे भी ऐसा है चौधरी साहब कि ड्रग डिस्कवरी इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, और वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इट विल बिकम बैंकरप्ट धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है इतना एक्सपेंसिव है और इसमें रिटर्न्स कुछ अश्योर्ड नहीं है। यही वजह है ना कि जो मेडिसिन इंडिया बना के 100 रुपए में बेच लेता है, वही मेडिसिन अमेरिका में 8,000 रुपए में बिकती हुँ, हुँ, है ना। क्योंकि R&D का प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है वहां पे। और इंडिया में जो R&D के लिए जो आर्मी ऑफ मैन पावर जो खड़ा किया जा रहा है ना, इट इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ R&D ऑन सच अ बिग स्केल इन इंडिया कि वेस्टर्न कंपनीज का R&D पूरी तरीके से इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आईटी में R&D वेस्टर्न कंपनीज का इंडिया में शिफ्ट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, है ना। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हुँ, टाइम, आप देखते रहिएगा। ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, यू हैव बीन वेरी जनरस विथ योर टाइम। तो थैंक आपसे यू, फिर भी थैंक यू जी, आई होप टू टॉक टू जी। यू लेटर। सर्टनली सर्टनली, जब भी आपको लगे कि आप मेरे से बात करने पे कुछ बेनिफिट हो सकता है किसी इश्यू पे, so you can let me know. I would always look forward to having a chat with you anytime in future. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.